फ्रेंड्स, माय नेम इज नितीश एंड वेलकम टू माय चैनल टेलर टॉक्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है थायराइड। थायराइड ना सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड या सबसे ज़्यादा लोगों को उसके वजह से परेशानी होता है। तो थायराइड का प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है नॉर्मली, ये जस्ट पहले बताते हैं। एक होता है हाइपर थायराइडिज्म, जिसका मतलब आपका थायराइड जो है जो गले के इधर फिटेड होता है, थायराइड ग्लैंड, ये आप ओवर फंक्शनिंग कर रहा है। ओवर फंक्शनिंग मीन्स वो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलता है हाइपर थायराइडिज्म। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स वो अंडर परफॉर्म कर रहा है थायराइड ग्लैंड ना। और एक होता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, जो वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारे बॉडी ये थायराइड के ऊपर अटैक कर रहा है और थायराइड को काम करने नहीं दे रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, मतलब दैट इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। और एक वजह जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी नॉर्मली काउंट किया जाता है ये हाइपोथायरॉयडिज्म में ही, क्योंकि ना टेस्टों में वो एक ही जैसा दिखता है नॉर्मली। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म का सिचुएशन डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि थायराइड कितना इंपॉर्टेंट है। थायराइड है छोटा सा, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है अभी देखिए, अपने ह्यूमन बॉडी में, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में अराउंड 40 ट्रिलियन सेल्स है। अब 40 ट्रिलियन बोलने के लिए तो आसान है, ट्रिलियन तो बहुत सुना भी है। अभी ट्रिलियन अगर एक सेकेंड में 1, 2, 3 ऐसा करके गिनोगे तो 1 ट्रिलियन काउंट करके ख़त्म करने के लिए हमें 29,000 ईयर्स लगेगा। मतलब 29,000 ईयर्स, मतलब 1 ट्रिलियन मतलब छोटा नहीं है। तो ऐसा अप्रोक्सीमेटली 40 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में है। और ये सुन के आपको हैरानी होगी कि ये सारे जो 40 ट्रिलियन सेल्स में भी थायराइड का रोल है। मतलब उसमें थायरॉक्सिन रिसेप्टर्स करके एक चीज़ है जो जिसके ऊपर अटैच होके वो डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी को स्पीड कब करना है कि स्पीड डाउन करना है, मतलब एक्सेलरेट करना है कि डिसलरेट करना है। और थायराइड का ना एक अलग वर्ड हम चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट मतलब बॉडी टेम्परेचर ऊपर जाना है कि कम होना है, कि बॉडी टेम्परेचर अब सेंसिटिव होना है कि नहीं होना है, ये सारे डिसीजन ये थायराइड ही कर रहा है पूरे बॉडी में। तो समझ रहे हो, अगर वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा, पूरा बॉडी इफेक्ट होगा। मेटाबॉलिज्म जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का जो वो स्लो डाउन होगा, ब्रेन फॉगिंग होगा किसी किसी को कान में जो हियरिंग का कमी फील होता है, आवाज़ में बदलाव आता है ना, आवाज़ का जो फेरेंस अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद पूरा मतलब डाइजेशन का एकदम ख़राब हो जाता है, गैस प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें इसकी वजह से हो रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, किसी को ये सब प्रॉब्लम, और नींद जो स्लीप का प्रॉब्लम है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म वालों को जितना ज़्यादा सोएं उतना भी उनका ना बॉडी रिलैक्स नहीं होता, मतलब तभी भी थकान होता है, क्योंकि बॉडी एकदम स्लो डाउन हो गया ना। और थोड़ा बहुत भी खाएगा तो भी वेट पुट ऑन करेगा, फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं इसको। जो ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटा नहीं है, उसके अंदर पूरा मतलब पानी पानी टाइप वेट है। और ये वेट लॉस करने की कोशिश करेगा तो नॉर्मली कम नहीं होते। वो लोग बोलते हैं मैं पानी अगर पीता है ना तो भी मैं मोटा हो जाता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर, अगर ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को है वो सीधा एक डॉक्टर के पास जाता है, उनका रिपोर्ट चेक होता है। नॉर्मली चेक होता है 3 चीज़ें, T3, T4, TSH, ये तो सबको पता ही है। ये टेस्ट देखेगा तो उसमें पता चलता है जो TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बोलता है उसका अगर उसका लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा है तो बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और TSH नॉर्मल से कम है तो बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके लिए हम नॉर्मली क्या है, हाइपर में एक अलग तरीके से ट्रीट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें मतलब TSH ज़्यादा दिखा, उनको तुरंत एक टैबलेट दे देता है, या थायरोनॉम, थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स, कुछ भी नाम बोल सकते हैं आप उसको, वैसा देगा तो बंदे का जो रिपोर्ट बाद में लेगा ना तो सब कुछ लिमिट में मिलेगा। अभी लेडी का है तो जेंट्स का सबसे ज़्यादा लेडीज अफेक्टेड होता है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन जेंट्स में भी ये पाया जाता है। तो लेडीज़ के उनका उसके 1-2 महीना बाद एक रिपोर्ट निकालेगा तो सब कुछ सही दिखेगा, T3 सही है, T4 सही है और TSH सही है, तो रिपोर्ट के हिसाब से आप हेल्दी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये सब रिपोर्ट के बावजूद भी ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म वाला जो सिम्टम्स है फेस करता है। और उनसे अगर हम बात करते हैं, बोलते तो मेरे थायराइड से सब सही है, लेकिन दिखेगा तो देखते ही मैं पता चलेगा कि इनको थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है, और जब पूछेगा तो ये सारे सिम्टम्स आता है। तो ऐसा क्यों है, ये इसके लिए आपको ना थायराइड काम कैसे करता है ये पता करना चाहिए, है ना। थायराइड जिधर बैठा है बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, मेनली 2, T3 एंड T4।
अभी थायराइड अकेला अपना काम नहीं करता, थायराइड एक सिस्टम में काम करता है जिसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, इसका कितना थायरॉक्सिन निकालना है वो बताता है ब्रेन। ब्रेन में हाइपोथैलेमस बोल के ना एक मास्टर रेगुलेटर है जो ना बताता है कि सबको मतलब कितना कितना हार्मोन्स कहाँ कहाँ रिलीज होना है, कौन से को मैसेज देना है, ये सारे चीज़ डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटा मास्टर ग्लैंड है, छोटा है लेकिन मास्टर ग्लैंड है, उसका नाम है पिट्यूटरी। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड है एक्चुअल मास्टर ग्लैंड जो रिलीज करता है चीज, लेकिन बताता कौन है? हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस एक चेकलिस्ट करता है कि बॉडी में थायराइड हार्मोन है कि नहीं है। अगर उनको जो जवाब मिला उतना जितना चाहिए उतना नहीं है, तो जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH। वो बेच के पिट्यूटरी को, जो इसके नीचे है छोटा सा पी साइज का है, जो पिट्यूटरी को बताता है कि अभी बताओ कि ब्लड में थायराइड का हार्मोन की कमी है, गो एंड टेल थायराइड के जाके बताओ कि ज़्यादा हार्मोन हमें चाहिए। तो पिट्यूटरी वो सुन के ओके सर मैं करता हूँ। उसके बाद पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम पहले बोला जो TSH। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है और थायराइड को बोलता है कि चलो बनाओ तेरा काम शुरू करो। अभी थायराइड सुन के बोलते हैं तो सुनना ही है, तो बोला हाँ ओके मैं बनाता हूँ। तो थायराइड बनाता है T3 एंड T4, लेकिन इसका सबसे एक्टिव फॉर्म T3 है। जो सारे सेल्स में बारे में मैं बात की उसमें T3 रिसेप्टर्स है, लेकिन थायराइड बनाता T4 ज़्यादा है। कितना? अप्रोक्सीमेटली 90%। बाकी अराउंड 8 to 9% ही T3 बनाता है जो एक्चुअल एक्टिव फॉर्म है। तो ये बाकी थायराइड ऐसा क्यों बनाता है? तो थायराइड इसलिए बनाता है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है, ये T3 हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी एक चांस नहीं छोड़ते, थोड़ा इधर से भी बना देते हैं। अभी 90% जो T4 बना वो उधर से लिवर में जाता है और थोड़ा पार्शियली गट में भी जाता है। गट मीन्स लिवर इधर है, गट मीन्स अपना जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब ग्रुप को हम गट बोलते हैं। अभी 80% जाता है लिवर में, मतलब मेन वाला जो T4 को T3 में उधर से कन्वर्शन होता है, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, उसमें से वो T4 को T3 में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में देता है। अभी ये उधर T4 से T3 में कन्वर्ट होना लिवर के हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है थोड़ा। अभी जो लिवर में जाता है पूरा जो 80% जाता पूरा T3 बनता है क्या? नहीं, वो उधर से उधर का 60, जो 80 गया उसमें 60 T3 में कन्वर्ट होता है और अराउंड 20 रिवर्स T3 नाम के एक चीज में कन्वर्ट होता है जिसका कोई एक्चुअली काम नहीं है, वो बॉडी वेस्ट में निकाल देता है। मतलब ये कन्वर्शन उधर हो रहा है। बाकी जो 20% है, जो 80 लिवर गया, बाकी 20% है वो गट में जाके गट बैक्टीरिया, जो गट बैक्टीरिया इसको बोलते हैं गट बायोम, जो बोला सुना ना हमारे अंदर जो बहुत अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया का काम है उसको T3 में कन्वर्ट करना। अभी मानिए कि नॉर्मल आजकल के लोगों का, मैक्सिमम लोगों का डाइजेशन सही नहीं है, या उनका कॉन्स्टिपेशन फेस होता है, या गैस फील होता है, ये सब बहुत कुछ चीज़ें फील होता है। जो जिसका हेल्दी गट सिस्टम नहीं है उधर वो कन्वर्शन होता नहीं है या बहुत कम होता है। अभी आगे वो क्योंकि किस वजह से हो सकता है, वो ज़्यादा शुगर लेने की वजह से हो सकता है, ये जिसका छोटा मोटा एलर्जी है जो बाहर पता नहीं चलता अंदर ही आता है वैसा एलर्जेंस किसी की ग्रेन्स की वजह से होता है, या कोई ऐसे बहुत रीजन की वजह से डाइजेशन सही नहीं, पानी ठीक तरह से पीता नहीं है उसकी वजह से भी हो सकता है, स्टमक एसिड का फॉर्मेशन कम है, या कुछ भी रीजन हो सकता है उसकी वजह से उधर नहीं हो रहा है। और जो लिवर, जो मैक्सिमम इफेक्टेड ऑर्गन है, जो एक ज़माना था जिसको दारू पीने वालों को ये प्रॉब्लम होता था लिवर का, आजकल तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस NAFLD बोलते हैं, वो इतना कॉमन हो गया कि रीज़न क्या है? पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो हमारे फैटी लिवर का एक और रीज़न है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है। इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब मैं अपने पुराने वीडियोस में बताया, आप चाहिए तो उसमें चेकआउट कर सकते हैं। और इंसुलिन रेसिस्टेंस तभी होता है जब बॉडी, हम हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शुगर लेते हैं और बॉडी ना उसको डील नहीं कर पाते, तब जाके बॉडी खुद ही इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाता है। उसकी वजह से भी लिवर के अंदर फैट जमा होता है, और जिसका पेट जो निकला हुआ है चांसेस आर उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो लिवर में फैट है, तो लिवर फैट ज़्यादा बढ़ गया है, तो लिवर अपना काम ठीक तरह से कर नहीं पाते। अभी समझिए आपका जो थायराइड अपने आप में सही है, सपोज जो काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जब वो T4 को T3 में अपने लिवर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, या ये जो स्टमक या गट सिस्टम नहीं कर पा रहा है, तो फाइनली केस क्या है कि रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए ना।
तभी जाके तो बॉडी क्या समझता है, बॉडी इसको ठीक तरह से नहीं मिल रहा है चीज़ें, तो और बनाओ, तो उसकी वजह से TSH है। अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक पिट्यूटरी हार्मोन है, थायराइड हार्मोन नहीं है। हम वो देख के डिसाइड करते हैं कि थायराइड अपना काम नहीं कर रहा है। तो मैं वो ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अपना थायराइड का दवाई ले रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये इसको बंद करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चीज़ें समझो कि क्या हो रहा है, क्या हमें करेक्ट कर सकता हूँ उसमें, क्या मैं डाइजेशन को ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं शुगर कम खा सकता हूँ, क्या मैं मेरा कार्बोहाइड्रेट्स कम करे, मेरा डाइजेशन को अच्छा करे, पानी अच्छी तरह पिए और थोड़ा अभी एक कंडीशन ये तो हो गया नॉर्मल डाइजेशन रिलेटेड। एक रीज़न एक और चीज़ हो सकता है जिसका ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा टेंशन होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस टेंशन, कुछ ना कुछ सोच के जिसका ज़्यादा टेंशन होता है। हमारे बॉडी में ना बहुत सिस्टम्स है, जैसे इसमें से एक है एड्रीनल सिस्टम जो किडनीज के ऊपर जैसे दो है एड्रीनल ग्लैंड्स जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब चीज़। अभी दूसरा है थायराइड सिस्टम ना, तो अभी ये जो थायराइड सिस्टम एंड जो एड्रीनल सिस्टम कैसा, अगर टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो एड्रीनल सिस्टम एक्टिव होता है, तो थायराइड लेवल का ना थायराइड का एक्टिविटी कम कर देता है, और अगर टेंशन ठीक हुआ तो थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये ना ऊपर नीचे होता है। अभी आजकल के ज़माने में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो एक वजह ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से जो एड्रीनल ग्लैंड जो अपना काम ज़्यादा कर रहा है, तो उस टाइम पे थायराइड अपने आप कम काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी उस बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म का सारा सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो TSH के लेवल ज़्यादा होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कॉर्टिसोल जाके हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी को जो स्ट्रेस हार्मोन जाके उसको बोलता है थायराइड को कम करें, थायराइड को अभी काम टेंशन वाला का है, उस टाइम पे थायराइड को कम कराए, तो उस टाइम पे उसी की वजह से भी रिपोर्ट्स के हिसाब से सब कुछ सही होगा, लेकिन उसका बॉडी में थायराइड जो कमी, थायराइड के जो हार्मोन्स की कमी की वजह से जो सिम्टम्स होता है वो सारे दिखेगा। अभी ये हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म का दो तरीके, मतलब एक ये हो सकता है टेंशन की, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से, एक लिवर किडनी लिवर गट इसकी वजह से, एक कभी कभार होता है या एक ज़माने में होता था कि मैक्सिमम केसेस ये जो T3 T4 ये नाम इसलिए है कि जो उसमें ये जो 3 है मतलब 3 आयोडीन का है, और T4 मतलब 4 आयोडीन का मॉलिक्यूल उसमें है, तो उसी से वो T4 T3 बोलता है। एक टाइम था जिस टाइम पे आयोडीन की कमी की वजह से लोगों का गोइटर हुआ करता था, इधर ना ऐसे होते थे, वो कि आयोडीन की कमी की वजह से वो ज़्यादा ग्रो करता है कि उसमें वो ठीक तरह से वो थायरॉक्सिन बना पाएँ, तो गोइटर कंडीशन एक ज़माने में था। अभी उसके लिए आजकल वेरी कॉमन है कि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट निकलता है, एक्चुअल में क्या है वो सिंथेटिक आयोडीन ऐड किया है उसमें। अभी सिंथेटिक आयोडीन इसमें ऐड करोगे तो बॉडी सिंथेटिक से ज़्यादा ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते, बॉडी का नेचुरल सिस्टम से मिलेगा तो अच्छा है। तो एक आयोडीन की कमी की वजह से भी होता है ये, लेकिन आजकल मैं ये बोलूँगा कि आयोडीन से कमी से ज़्यादा आजकल आयोडीन, जैसे हमें केमिस्ट्री में पढ़े पीरियोडिक टेबल, अभी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो हम एक ग्रुप ना सेट जो एक ही जैसा कैरेक्टर वाले ग्रुप्स पढ़े हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार ना एक सेट में आता है, एक लाइन में आता है। अब पढ़े होंगे इसे ना, हम स्कूल में पढ़े कभी, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नेचर ना थोड़ा सिमिलर बिहेवियर्स बहुत कुछ है। तो सपोज हमें आयोडीन ठीक तरह से नहीं मिल रहा है जो अच्छा खासा, ऊपर से अगर हमें फ्लोराइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड ज़्यादा मिल रहा है, वो खाने के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरह अंदर ज़्यादा मिल रहा है, तो ये आयोडीन को वो रिप्लेस कर लेगा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोराइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। तो ये कहाँ से मिल सकता है, नॉर्मली कहाँ हो सकता है, क्यों ऐसा होता है? टूथपेस्टों में ना बहुत ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा मिलते हैं, और जो थोड़ा संभाल के ना कम फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ कर सकता है, इससे हम अपना फ्लोराइड इंटेक कम कर सकते हैं। एंड सेकेंड है क्लोराइड, जो क्लोरीन वाटर जो नॉर्मली मिलता है, वो क्लोरीन ठीक तरह से अगर निकाला नहीं गया, ठीक तरह से प्योरीफाई नहीं किया हम, तो वो क्लोरीन भी अंदर जाके ये वाला काम करा सकता है, थायराइड का एक्टिविटी कम कर सकता है। और ब्रोमाइड, हम सोचेंगे तो ये दोनों चीज़ तो मैं सुना सा है, ब्रोमाइड कहाँ से मिलेगा? अभी कोई ब्रेड, कोई बिस्किट, ये सारी चीज़ के ऊपर जो गोल्डन ब्राउन कलर जो दिखता है ना, मज़ा आता है दिखते में ना, वो चीज़ें मेनली ब्रोमाइड यूज़ होता है उसके लिए ना, बेकरी आइटम्स में ये सारे बहुत जगह पे ब्रोमाइड यूज़ होता है। ये ब्रोमाइड भी अंदर जाता है, तो अभी इसका मतलब क्यों ये जाएगा, तो नॉट ओनली ब्रोमाइड अंदर जाता है, थायराइड के साथ हो सकता है छेड़खानी करे, वो नहीं है तो भी ये डाइजेशन के साथ छेड़खानी करता है। तो कुल मिला के हम आजकल के मैक्सिमम जो खाने पीने का जो मेथड्स है, उसमें से जो चीज़ें हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और जो नहीं मिलना चाहिए वो भरपूर मिलता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम?
आपको एक प्रॉपर टेस्ट करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। अभी इसको दिखने में दोनों एक ही जैसा लगता है, जैसे ऑटोइम्यून है एक नॉर्मल है। अभी ये ऑटोइम्यून को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें एंटीबॉडी टेस्ट कराएगा तो पता चलता है। तो इलाबोरेट टेस्टिंग के लिए जाओगे तो पूरा डिटेल्स हमें मिलेगा। नॉर्मली हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट को 10-15 साल के बाद पता चलता है कि उनको नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं था, वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस था जिसका ऑटो इम्यून वजह है। मतलब हमारी इम्यूनिटी प्रॉब्लम थायराइड का नहीं ना, तब हम थायराइड के लिए ट्रीट करके फायदा क्या है। एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम डाइजेशन रिलेटेड है या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है। तो ये सिर्फ अगर ये पूरा थायराइड का पूरा सर्कल जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, लिवर, गट, एक फीडबैक सिस्टम भी जाता है, वो पूरे सिस्टम में देखा जाए तो ब्रेन का एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए तब जाके ये सब कुछ सही होता है। थायराइड का एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए तो थायराइड सब कुछ ठीक तरह से बना है। लिवर का एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, गट का डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। ये पूरे सिस्टम में एक्चुअली अराउंड 12 न्यूट्रिएंट्स जो मायना रखता है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या बताता हूँ। ब्रेन में ओमेगा 3 का रिक्वायरमेंट है। ब्रेन ईपीए एंड डीएचए से बने हैं, तो ओमेगा 3 का इंटेक अच्छा होना चाहिए। वेजिटेबल सोर्स से मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ओमेगा 3 अच्छी तरह मिलेगा तो ब्रेन ठीक तरह से काम करता है। सेकेंड, जो पिट्यूटरी भी है वो भी इन सब ब्रेन के अंदर ही रहता है, वो तो उसी में काउंट कर लीजिए। अब थायराइड में आयोडीन का मैं बोला, आयोडीन को रिप्लेस करने वाले चीज़ें मिलेगा तो भी आयोडीन गया, नहीं तो आयोडीन भी सिंथेटिक मिलेगा तो बेनिफिट नहीं है, हमें नेचुरल सोर्सों से मिलना चाहिए। और क्या है, अभी लिवर के जो T4 को T3 में कन्वर्ट करने में जिंक का, सेलिनियम, इन दोनों का बहुत रोल है। और जो विटामिन सी का भी रोल रहता है। अगर ये सब कुछ सही बना है फिर भी सारे सेल्स में जाके ये रिसेप्टर्स में जाके ये T3 पकड़े, उसके लिए आयरन का रिक्वायरमेंट अच्छा आपको बॉडी में मिलना सही होना चाहिए। मैग्नीशियम का रोल उसमें है। और इवन प्रोटीन का भी बॉडी, ये थायराइड के अंदर जो T3 T ये सब बनता है उस एरिया में भी प्रोटीन का भी रोल है। हाँ, एलर्जन है, एलर्जी वाला प्रोटीन से अवॉइड कर लीजिएगा। जो अच्छा प्रोटीन जितना मिल सकता है उतने हिसाब से ले लीजिएगा। वाइटामिन मिनरल्स रिच वाला बहुत कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना फ्रेश मिले वो ले लीजिएगा। एंड पानी अच्छा पी लीजिएगा खाने के साथ नहीं, उसके अलावा। एंड स्ट्रेस को कम रखने का जो भी आप कर सकते हो वो सारी चीज़ आप कर लीजिएगा। वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू कर सकता है, बहुत कुछ तरीके आजकल है। तो ये है एक 360 डिग्री अप्रोच। अगेन मैं डिस्क्लेमर बोल देता हूँ कि अगर थायराइड टैबलेट्स ले रहे हो, तो थायरोक्सिन वाला टैबलेट्स ले रहे हो तो आप उसको छोड़ो मत। आप ये पूरा एनालिसिस करके आपको अगर पता चले ये कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको ठीक कर लीजिएगा, तब जाके आप उसमें परमानेंट से रिलीव हो जाएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आपको और बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते हो जिसको ये प्रॉब्लम्स है, उनको ये फॉरवर्ड करके बता दीजिएगा, हाईलाइट भी बता दीजिएगा, ये देखिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद इसको सब्सक्राइब, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। विद दिस, थैंक यू।